अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, MCQs आपके कहाँ से आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, पास्ट पेपर से आते हैं, किस तरह के आते हैं। इवन मैं अपना खुद का CS 508 का पेपर आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का पेपर मुझे आया था, कौन सी फाइल से MCQs आए थे, कहाँ से ज़्यादा MCQs आ रहे थे, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा फोकस करने चाहिए और इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और वो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और अभी उन्होंने जस्ट शॉर्ट लेक्चर्स देख के तैयारी करनी है अपनी, वो लाजमी इस वीडियो को देखें। ये मैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि मैंने खुद अपने लिए बनाए थे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। सो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो लेक्चर नंबर 1 से 8 तक लेक्चर्स हैं वो तमाम आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग के, जिसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया गया है, ठीक है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हमने पढ़नी है इसमें और उन लैंग्वेजेस की इंट्रो करवाया गया है इन लेक्चर्स के अंदर, वो हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आप देखें क्वेश्चन है, रीजंस टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड करते हैं, इस चीज़ के यहाँ पे 5 रीजंस बताए गए हैं। ये 5 रीजंस आपने लाजमी देख लेने हैं, ठीक है। इंक्रीज द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, इम्प्रूव द बैकग्राउंड बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इंक्रीज द एबिलिटी टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इंक्रीज द एबिलिटी टू डिज़ाइन न्यू लैंग्वेजेस। देखिए, अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई भी आपके माइंड में एक आइडिया है, तो आप उसको तब तक जनरेट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। उसके अलावा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नए नए वर्जन्स लाते रहते हैं, नए नए फीचर्स लाते हैं, ऐड करते हैं। ये हमारे नॉलेज को, हमारी क्रिएटिविटी को भी इन्हेंस कर देते हैं। ये तमाम 5 रीजंस जो है ना, ये आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेजेस कुछ बताई गई हैं, जिसमें असेंबली, C, पास्कल, लिस्प एंड बेसिक्स, ये तमाम लैंग्वेजेस यहाँ पर बताई गई हैं। और इनमें आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि C++ हैज़ द हाईएस्ट लेवल इन लिस्ट। जो भी ये ऊपर आपको लैंग्वेजेस बताई गई हैं, इन सब में जो C++ लैंग्वेज है उसके वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल लैंग्वेज प्रोग्राम। ये हेलो वर्ल्ड एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो कि पास्कल के अंदर किस तरह लिखा जाता है, उसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है, इस कोड के अंदर ये बताया गया। लिस्ट के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर हम हेलो वर्ल्ड को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाएंगे, रन करवाएंगे, ये इस चीज़ का कोड है, ये सीख है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये जस्ट आपने ऐसे ही देख लेनी है, इंट्रोडक्शन में लिखी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू कंपेयर एंड एग्जामिन द लैंग्वेजेस। फॉर दिस वी यूज़ द रीडेबिलिटी। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रीडेबिलिटी को यूज़ करते हैं, राइटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये 3 चीज़ें जो हैं ये इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करती हैं। नेक्स्ट अगर रीडेबिलिटी की बात की जाए, इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ये डायरेक्ट रिलेट करती है किससे, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस से। ये आपका MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डैश इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, तो आपने बताना है रीडेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लिसिटी, कंट्रोल स्टेटमेंट, डाटा टाइप्स एंड डाटा स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, ऑर्थोगोनैलिटी। ये तमाम चीज़ें जो है ये इसके अंदर ही पाई जाती हैं। द डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये इसके रीडेबिलिटी के, ये आपने देख लेने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है राइटेबिलिटी। राइटेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ सपोर्ट फॉर द अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड बाय द लैंग्वेज। ये MCQs मेरा भी आया था। डैश इज़ अ मेजर ऑफ सपोर्ट फॉर अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड बाय द लैंग्वेज, तो आपने बताना है राइटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्थोगोनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इट एड्रेसेस टू रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैन कम्बाइंड। इसमें 2 स्मॉल कंपोनेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। IBM मेन फ्रेम एंड वेक्स डेट हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर रजिस्टर 1 मेमोरी सेल है और AR में रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 दोनों जो हैं वो स्टोर किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ENAC। इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1942। इसको 1942 के अंदर डेवलप किया गया था। नेक्स्ट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर 1945 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ एंड जॉन वॉन न्यूमन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था।
इसके जो मेन ही डेवलप द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए थे। फर्स्ट था शेयर द प्रोग्राम टेक्निक, उसने प्रोग्राम की टेक्निक्स को शेयर किया। कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, इसके अलावा कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र का इंट्रोडक्शन उसने करवाया। ये दो चीज़ें जो थी, ये मेन कॉन्सेप्ट जो थे, ये इसने डेवलप करवाए थे। ये आपने याद रखने हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में कौन से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए, तो उसमें शेयर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज़ हैं 1950s के अंदर एंड 1960s के अंदर हमारे पास सिंपल एप्लीकेशंस थी। लेट 1960s के अंदर पीपल एफिशिएंसी बिकम इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास लेट 1970s के अंदर डाटा अब्स्ट्रक्शन आ गया। नेक्स्ट मिडल 1980s के अंदर डोमेन एंड डाटा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। टुडे वेब एंड नेटवर्क इन्वायरमेंट जो वो यूज़ हो रही है, ठीक है। लैंग्वेज कैटेगरीज़ हैं आगे, इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, फंक्शनल एप्लीकेशंस होती हैं, लॉजिकल डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये कुछ लैंग्वेजेस बताई गई हैं, यहाँ से आपने देखना है। इन 1954 जॉन बेकस डेवलप्ड व्हाट इज़ नोन एज स्पीड कोडिंग। इसने 1954 के अंदर जॉन बेकस ने डेवलप कराया कि स्पीड कोडिंग क्या चीज़ है। आफ्टर दिस देखें फर्स्ट कंपाइलर, ये यहाँ पर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, ये मेरे पास भी आया था। फर्स्ट कंपाइलर लेनिंग एंड ज़िलर सिस्टम्स। 1953 फर्स्ट कंप्यूटर वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन मिड वाइल विंड कंप्यूटर्स। यहाँ पर देखें ये जो 1953 था, 1953 के अंदर फर्स्ट कंपाइलर, यहाँ पर गलती से कंप्यूटर लिखा गया, ये कंपाइलर वर्ड है। फर्स्ट कंपाइलर जो था 1953 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ, उसको यूज़ किया गया वर्ल्ड विंड कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। ये मिड वर्ल्ड विंड कंप्यूटर के ऊपर इसको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्टन लैंग्वेज। द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इज़ फोर्टन। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। डैश वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो फर्स्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी दैट इज़ फोर्टन, ठीक है। फोर्टन वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जॉन बेकस ने करवाया था 1957 के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी आते हैं कि आपको लैंग्वेजेस गिवन होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फोर्टन लैंग्वेज है, उसके अलावा कोबोल, आगे हम लिस्ट पढ़ेंगे और भी स्नोबॉल पढ़ेंगे। तो ये तमाम ऐसे 3-4 लैंग्वेजेस आपको गिवन होंगी और नेक्स्ट आपके पास कॉलम खाली छोड़ा होगा जिसमें आपने बताने होंगे उनके साइंटिस्ट के नाम और कब इंट्रोड्यूस करवाई उन्होंने, ये ईयर आपने बताना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फोर्टन आ जाता है तो आपने बताना होगा कि फोर्टन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और कब करवाया था। जॉन बेकस ने करवाया था 1957 के अंदर, ठीक है। इस तरह आपने कुछ जो फेमस लैंग्वेजेस हैं उनको आपने याद कर लेना है, उनके साइंटिस्ट के नेम और उनके ईयर के वो कब इंट्रोड्यूस करवाई गई, ठीक है। नेक्स्ट फोर्टन 2 जो है ये हमारे पास 1958 के अंदर आई, एक साल बाद 57 में हमारे पास फोर्टन 1 आई। देन फोर्टन 2 जो है वो 1958 के अंदर आई और इसमें कुछ फीचर्स जो थे वो थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए। नेक्स्ट फोर्टन 77 एंड 90 आ गई। 1977 was the next major feature of Fortin after feature 4। फीचर 4 के बाद 1977 के अंदर बहुत मेजर जो है वो रिलीज़ हुआ Fortin के अंदर। क्या उसमें फ़ीचर्स ऐड किए गए थे वो देख लेते हैं। इनके अंदर जो थे वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग हैंडलिंग, लॉजिकल एंड लूप कंट्रोल, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, ये तमाम चीज़ें जो थी वो इस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये लैंग्वेज जो थी वो इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। पिछले फीचर्स के अंदर ये चीज़ें नहीं थी लेकिन इसके अंदर ऐड करवाई गई। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि फोर्टन 5 के अंदर 4 के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को वो सपोर्ट कर रही थी, तो आपने याद रख लेना है कैरेक्टर स्ट्रिंग हैंडलिंग को, लॉजिकल लूप कंट्रोल को, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर लिस्ट्स को हमने डिस्कस करना है। लिस्प 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। लिस्प स्टैंड फॉर लिस्ट प्रोसेस लैंग्वेज, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है, आपके पास को MCQs आता इस तरह से आता है, लिस्ट स्टैंड्स फॉर लिस्ट डैश लैंग्वेज। आपने बताना होता है प्रोसेसिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, इस तरह 2-4 ऑप्शंस और होंगे, तो आपने बताना है लिस्ट स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट वाज डिज़ाइन बाय जॉन मैकार्थी इन 1959। इसको जॉन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1959 के अंदर, ठीक है।
एज अ पार्ट ऑफ AI रिसर्च, इसको AI रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। देखिए कोबोल लैंग्वेज जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी बिजनेस पर्पसेस के लिए, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड थी वो। लेकिन जो लिस्प लैंग्वेज है इट इज़ फॉर द AI रिसर्च, इसको AI पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें अलगोल जो थी ये एल्गोरिथम स्टैंड्स फॉर द एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये अलगोल जो थी इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? 1558 से 1958 के दरमियान इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। सर्च फॉर द यूनिवर्सल लैंग्वेज, अलगोल स्टैंड्स फॉर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इट वाज डिज़ाइन इन 1958, इसको 1958 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। फॉर्टन हैड arrived for the IBM 70X was owned by IBM। ये आप बेशक इसमें से रहने दें, इसमें जैसे आपने ये याद रखना है कि अलगोल जो थी वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी और इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? 1958 के अंदर। अलगोल वाज कंसीडर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम, इसको किस लिए हम यूज़ करते थे? कंसीडर्ड एज अ गुड फॉर डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम्स डिस्क्राइब करने के लिए इस लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है C++। अब क्या करती है? C++ वॉज डिवेल्प्ड एट द बेल लैब बाय स्ट्रॉस्टप, इसको स्ट्रॉस्टप ने इंट्रोड्यूस करवाया था बेल लैब के अंदर। अलगोल 68 वॉज कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ अलगोल 60 बट इट वॉज नॉट सुपर सेट ऑफ दैट लैंग्वेज, इट वॉज डिज़ाइन बेस्ड ऑन द ऑर्थोगोनैलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो ये अलगोल 60 इंट्रोड्यूस हुआ था इट वॉज डिज़ाइन बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनैलिटी, इसको ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर जो है वो डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट कोबोल 1960 आ गई। कोबोल वॉज डिज़ाइन इन 1960, कोबोल एक लैंग्वेज है, इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया कब? 1960s के अंदर, टू सपोर्ट द बिजनेस ओरिएंटेड कॉम्पिटिशन्स। ये बिज़नेस ओरिएंटेड है। अब देखें ये इंपॉर्टेंट MCQs आपने, मैंने पहले भी बताया, आपने याद रखना है और अब फिर बता रही हूँ याद रखना है। देखिए इस लैंग्वेज के अंदर कोबोल के अंदर हमने पढ़ा है कि ये क्या है? ये बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन हमने ऊपर लिस्प के बारे में पढ़ा है, ये AI बेस्ड है, ठीक है। इसके अंदर हम AI रिसर्च करते हैं इसके लिस्ट के अंदर, और जो कोबोल है ये बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये इंपॉर्टेंट MCQs बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है कि लिस्ट इज़ यूज फॉर डैश पर्पसेस, आपने AI बोलना है वहाँ पर, और कोबोल इज़ स्पोर्ट डैश कॉम्पिटिशन्स, आपने इसका बताना है बिज़नेस ओरिएंटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक 1964। अब ये बेसिक लैंग्वेज है, इसका आपने देखना है कि इट वाज डिज़ाइंड बाय कर्नेरी, इसको कैमनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था एट डॉर्मथ कॉलेज विद गोल इन माइंड, एक माइंड गोल में सेट करके उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, बहुत प्लेजेंट और फ्रेंडली है, ठीक है। इसके अंदर जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उसमें क्विक बेसिक एंड विजुअल बेसिक, ये दो चीज़ें आएंगी। अब आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि मैंने आपको जैसे शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि आपके पास लैंग्वेजेस के नाम आएंगे और पूछा जाएगा कि इसको कब और किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो उसके अंदर एक तो फॉर्टन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसका आपने याद रखना है, लिस्ट का याद रखना है, अलगोल का याद रखना है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। उसके बाद आपके पास कोबोल आ गई और ये बेसिक्स आ गई। ये 3-4 लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बताई हैं, इनके आपने साइंटिस्ट के नेम और इनकी ईयर, ये कब इंट्रोड्यूस करवाई गई, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला भी स्नोबॉल का, ठीक है। अब ये जो स्नोबॉल का टॉपिक है इसमें आप देखें स्नोबॉल 1964 के अंदर डिज़ाइन की गई, ठीक है। आ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लैंग्वेज है एट बेल लैब बाय फॉर्बर एंड ग्रिसवर्ड, इसको ग्रिसवर्ड और एंड प्लैंकिस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इट हैड पावरफुल ऑपरेटर, इसके अंदर जो ऑपरेटर यूज़ किया गया वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो एक याद रखना है यहाँ पर। डैश वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अभी मैंने पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs रिपीट किया था। डैश वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, तो डैश हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी हमारी? फॉर्टन वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पर MCQs बन रहा है डैश वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो डैट इज सिमुला, सिमुला वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस तरह MCQs जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो आपने वो बिल्कुल मिक्स नहीं करना। वहाँ पर हमसे पूछा गया था हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है फर्स्ट, यहाँ पर हमसे पूछा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, दैट वाज सिमुला। इट वाज डिज़ाइंड इन नॉर्वे बाय नेवर्ड एंड डेल, इसको डेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था और नेगर्ड ने। इट वाज बेस्ड ऑन द अलगोल 60
एंड सिमुला 1। इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसकी कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐड थे और सिमुला 1 के कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐड करके इसको बनाया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पास्कल है। पास्कल सिंप्लिसिटी एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट वी हैव सी लैंग्वेज। सी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डिज़ाइन किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, इसको प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया गया या इंट्रोड्यूस करवाया गया एट बेल लैब बाय डेनिस रिची। डेनिस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। सी प्लस प्लस, जावा एंड सी हैश, ये तमाम इसी की लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आरा 1983। 1983 के अंदर आरा को इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट जावा के बारे में। जावा 1995 वॉज डिवॉल्व एट सन इन अर्ली 1990s एंड इज़ बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस एंड सी हैश 2002। ये किसके ऊपर बेस्ड कर रही थी, सी हैश और सी प्लस प्लस के ऊपर। .NET फ्रेमवर्क बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो .NET फ्रेमवर्क है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है एंड PHP जो है ये हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज है। ये दो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है एंड PHP हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा लेक्चर्स जो है वो 9 to 12 है। पहले हमने जो डिस्कस किए वो 1 to 8 लेक्चर्स थे, अभी हम जो है वो 9 से 12 डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसको जो है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज कहा जाता है। इट वाज डिज़ाइन डिवेल्प्ड इन 1962 एट बेल लैब। इसको जो है 1962 के अंदर डेवलप करवाया गया या इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये पहले भी हमने बात पढ़ी है। डाटा टाइप्स इसके अंदर जो यूज़ होती हैं वो इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग है। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि स्नोबॉल के अंदर कौन सी डाटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं, तो वो है हमारे पास स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। इसके अंदर जो डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं वो इंटीजर एंड स्ट्रिंग है। रियल नंबर्स आर ओरिजिनली नॉट अलाउड बट वर एडिड टू लॉन्ग सिंपल ऑपरेटर्स। स्नोबॉल ऑपरेट्स द यूजुअली अरेथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर जो है वो अरेथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स, अब अरेथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम चीज़ों इनको हम अरेथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। द यूनरी ऑपरेशंस आर परफॉर्म फर्स्ट देन एक्सपोनेंशियल देन मल्टीप्लिकेशन। अब इनको परफॉर्म कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन आती है, उसके बाद फॉलोड बाय डिवीजन, देन फाइनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस मेथड के साथ हमने इनको सॉल्व करना होता है। पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन एंड उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वेरिएबल्स नेम बिगन विद अपर एंड लोअर केस लेटर्स। वेरिएबल्स जो होते हैं इनको किस तरह से लिखा जाता है ये भी आपने याद रखना है। वेरिएबल्स बिगन विद अपर एंड लोअर लेटर्स। वेरिएबल्स जो हैं वो अपर और लोअर लेटर्स के साथ लिखे जाते हैं। इन सी केस लेटर सी, स्नोबॉल इज़ अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। स्नोबॉल इज़ अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। स्नोबॉल इज़ अ डैश लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे तो उसमें से केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, द नेम मे नॉट बी लॉन्गर देन द मैक्सिमम लाइन लेंथ 120 करैक्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपका जो करैक्टर्स हैं वो कितने उनकी कितनी रेंज होनी चाहिए, दैट इज़ 120 करैक्टर्स। इसकी लेंथ कितनी होगी, 120 करैक्टर्स। ये भी बहुत दफ़ा है, ये तो मेरे पेपर में भी रिपीट हुआ था कि 120 करैक्टर्स जो हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। स्नोबॉल 4 स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। इट हैज़ लुक 3 इम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास लेबल, स्टेटमेंट बॉडी एंड गो टू फील्ड। ये 3 चीज़ें जो हैं इसके कंपोनेंट्स हैं, ये आपने याद रखने। लेबल मस्ट बिगिन इन फर्स्ट करैक्टर पोजीशन। जो फर्स्ट हमारे पास आएगा करैक्टर वो आपके पास लेबल होगा। देन उसके बाद द गो टू फील्ड इज़ यूज टू द फ्लो कंट्रोल ऑफ द स्नोबॉल। गो टू फील्ड के अंदर हम उसका गो टू का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ आएगी। उसके बाद लेबल, ये मुख्तलिफ लेबल्स इस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, इनके नाम आपने देख लेने। स्टेटमेंट बॉडी के अंदर क्या होता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट होती है, रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट होती है एंड एंड स्टेटमेंट।
सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ है, एक तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब है स्नोबॉल वाज डिज़ाइन फॉर मैनिपुलेटिंग एंड हैंडलिंग द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग को जो है किस लिए डिज़ाइन की, एक मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है एंड हैंडलिंग स्ट्रिंग्स को हैंडल करती है। अ स्पेस इज़ यूज एज एन ऑपरेटर फॉर कॉन्केटिनेशन। यहाँ पर भी ये MCQ बनता है कि अ डैश इज़ यूज फॉर द ऑपरेटर फॉर कॉन्केटिनेशन, तो आपने बताना है स्पेस इज़ यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग के अंदर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर पैटर्न। दो तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो आपने याद रखनी है। अल्टरनेशन एक है और दूसरा हमारे पास है कॉन्केटिनेशन। अल्टरनेशन एंड कॉन्केटिनेशन जो है ये हमारे पास पैटर्न मैचिंग के लिए दो स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी दो लैंग्वेज या दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं पैटर्न मैचिंग के लिए, तो आपने बता देना है अल्टरनेशन एंड कॉन्केटिनेशन। वर्टिकल बार इज़ इन अल्टरनेशन। अल्टरनेशन के अंदर हम इस तरह वर्टिकल बार जो है उसको यूज़ करते हैं और कॉन्केटिनेशन में हम उनको कंबाइन करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें मैंने लिखा है, ये आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स, इन सबको कंबाइन करके आपने यहाँ पर लिख दिया है, ये बार लगाकर इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये आपकी कॉन्केटिनेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इस पेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो MCQs रिपीट हो रहे हैं बार बार वो हैं इमीडिएट वैल्यूज़ असाइनमेंट। डॉट ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर द कंडीशनल असाइनमेंट ओनली। जो डॉट ऑपरेटर है ये कंडीशनल असाइनमेंट्स के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। डैश इज़ यूज्ड फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स ओनली। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो हमारे पास है डॉट ऑपरेटर, ठीक है। एंड ये जो डॉलर सिंबल है इज़ यूज्ड फॉर इमीडिएट वैल्यूज़ असाइनमेंट इवन इफ़ द इंटायर पैटर्न डज नॉट मैच। तो यहाँ पर ये जो डॉलर साइन है ये हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ असाइन करने के लिए जो कि इंटायर पैटर्न के अंदर भी मैच नहीं करी, उनके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं डॉलर साइन, ठीक है। और जो डॉट साइन ऑपरेटर है ये हम सिर्फ यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। ये दो डिफरेंस इसका याद रखना है आपने, क्योंकि वहाँ पर पेपर में जब आप बैठे होते हैं आपने चीज़ें पढ़ी होती हैं, गो थ्रू किया होता है फाइल्स को, लेकिन जब MCQ सामने आते हैं तो इस तरह मिक्स हो रहे होते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता कि भाई इसका पढ़ा था आंसर लेकिन एग्जैक्ट आंसर कौन सा है समझ नहीं आता। तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट का डिफरेंस मैं आप करवा के फिर बताती हूँ। जैसे मैंने पिछली भी जितने भी MCQs आपको बताए उन सब में डिफरेंस करवाया है कि जो पीछे हमने पढ़ा था वो ये था और ये वाला ये है। इसी तरह यहाँ पर ये जो डॉट है ये बता रहा है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए ओनली यूज़ होता है, और जो ये जो डॉलर साइन है ये हम तमाम पैटर्न्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन। स्नोबॉल फोर स्पोर्ट्स द टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्नोबॉल के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन है विच इज़ नॉन एज प्रिमिटिव फंक्शन, इसको हम प्रिमिटिव फंक्शन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये दो फंक्शंस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं स्नोबॉल के अंदर। स्नोबॉल फीचर्स, अब इसके फीचर्स क्या है, डायनामिक टाइपिंग है, मिक्सिंग अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग, ये फीचर्स आपने पढ़ लेने हैं यहाँ से, इसमें से 3-4 आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 13 to 17। 13 to 17 इसमें आडा प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। आडा भी एक लैंग्वेज है। डिज़ाइन गोल्स। आडा इज़ अ डिज़ाइन टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शंस ऑफ लैंग्वेज लिव्ड हाईली रिलायबल सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये आपने याद रखना है यहाँ से। आ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ आडा इज़ इट्स रिडक्शन ऑफ डीबगिंग टाइम। इसमें जो हाईली इसका एडवांटेज है वो क्या है, आडा इज ट्राइज टू कैच एज मैनी एज एरर्स एज रीजनेबल पॉसिबल। एरर जितने भी होते हैं आडा के अंदर वो बहुत जल्दी उनको कैच कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है एज अर्ली एज पॉसिबल। मैनी एरर्स आर कॉट एट द कंपाइल टाइम, और बहुत सारे एरर्स जो होते हैं इसके अंदर जो रह जाते हैं, पहले तो इनके तमाम एरर्स जो हैं वो हम एग्जीक्यूशन से पहले इनको देख लेते हैं, लेकिन अगर जो है कोई एरर रह जाता है तो वो कहाँ पर ले लिया जाता है, कंपाइल टाइम के अंदर उसको भी पकड़ लिया जाता है। तो ये इसका आडा का मेन एडवांटेज है, फ़ायदा है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट एन एडवांटेज ऑफ आडा लैंग्वेज, तो वो आपने बता देना है।
कि ये एरर जो है वो बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेती है या निकाल देती है, रिमूव कर देती है, कैच कर लेती है। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें बतानी है। द मेन डिज़ाइन गोल इफ़ आडा आर प्रोग्रामिंग रिलायबल एंड मेंटेनेंस। ये प्रोग्राम रिलायबल होता है। इसका रिलायबल किस तरह होगा, क्योंकि जब उसके अंदर एरर फ्री होगा तो वो यकीनन रिलायबल होता है, ठीक है। जब उसके एरर्स जो हैं वो सारे ले लिए जाएंगे, उससे निकाल दिए जाएंगे तो वो रिलायबल हो जाएगा। एंड मेंटेनेंस, मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम्स are expected to have a minimum lifetimes of 30 years. Programs as a human activity efficiency, इसके अंदर एफिशिएंसी पाई जाती है। प्रोग्रामिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की तरह ही होती है। इसमें ज़्यादा हमें प्रोग्राम जो है वो ह्यूमन नियर लैंग्वेज होती है। इस तरह नहीं होते कि इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं होते कि जिनका मीनिंग हमें जाके फाइंड आउट करना पड़े कि ये इसका क्या मतलब होगा या इस वर्ड का क्या मतलब होगा। हमें इस तरह सिंपल लैंग्वेज में, यानी ह्यूमन जो हम आम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं ना लैंग्वेज के अंदर अपनी, वही वर्ड्स जो हैं इस प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आडा की हिस्ट्री है। आडा सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज वाज लेफ्ट इन 1975 एंड ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स वर गिवन द कोड नेम स्ट्रॉमैन। इसको स्ट्रॉमैन का नेम दिया गया। स्ट्रॉमैन वाज रिफाइंड टू द वुडमैन। इसके बाद स्ट्रॉमैन को बाद में रिफाइन कर दिया गया वुडमैन के अंदर एंड टिन मैन के अंदर इन 1976 के अंदर इसको वुडमैन एंड टिन मैन के अंदर रिफाइन किया गया। इट वॉज फर्दर रिफाइंड इन टू द आयरन मैन। इसके बाद इसको आयरन नेम के नाम दिया गया। Green was selected in 1979. Dodd announced that the long language will be called ADA 1995. डॉड ने इसको अनाउंस किया कि ये लैंग्वेज जो है वो आडा कहलाएगी 1995 के अंदर। ये इसकी हिस्ट्री थी, किस तरह इसको आडा का नेम दिया गया। तो ये आपने यहाँ से ये वाला पैराग्राफ जो है इसको देख लेना है, इसको याद रखना है, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आडा के फीचर्स हैं। फीचर्स आडा के ये भी आपने याद रखने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एरर सिग्नल्स एज इन एक्सेप्शन हैंडल्ड, एक्सप्लिसिटी टास्क कैन बी क्रिएटेड एंड कम्युनिकेट। ये तमाम जो इसके फीचर्स हैं ये भी आपने पढ़ लेने हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, ये आपने देख लेना है कि इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो किस तरह लिखा जाता है। इक्वालिटी का साइन C++ और C# के अंदर इक्वालिटी के लिए हम ये डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम आडा के अंदर लिखते हैं तो हम इसको सिंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बिट वाइज एंड की बात की जाए तो C एंड C++ के अंदर इस तरह से यूज़ किया जाता है एंड आडा के अंदर ये वाला एंड यूज़ होता है। एक्सक्लूसिव और इस तरह से यूज़ किया जाता है C और C++ के अंदर, लेकिन अगर हम आडा की बात करें तो उसमें एक्स और इस तरह से यूज़ किया जाता है। ये तमाम जो है ये टेबल आपने देख लेना है। इसमें C और C++ के अंदर इनको किस तरह लिखा जाता है और नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है कि इसको आडा के अंदर किस तरह लिखना है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है आडा टाइप्स। अब आडा की टाइप्स कौन कौन सी हैं। आडा प्रोवाइड्स लार्जर नंबर ऑफ डाटा टाइप्स। इसके अंदर डाटा टाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आडा डज़ नॉट हैव प्री डिफाइंड इनहेरिटेंस हायरार्की। इसके अंदर प्री डिफाइंड कुछ भी लाइब्रेरी नहीं होती। एलिमेंट्री टाइप्स इसकी देख लेनी है आपने कौन कौन सी हैं। डिस्क्रीट टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं। उसके बाद करैक्टर टाइप्स, देयर आर 2 बिल्ट इन करैक्टर्स। इसके 2 बिल्ट इन करैक्टर्स हैं। सिंपल 8 बिट आस्की करैक्टर एक, और दूसरा हमारे पास है वाइड करैक्टर डेट सपोर्ट 16 बिट यूनिकोड, ठीक है। सबसे पहले 2 इसके करैक्टर टाइप्स हैं। पहला हमारे पास 8 बिट है जो कि आस्की करैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास 16 बिट यूनिकोड है, ठीक है। ये आपने इसका यहाँ से इसका याद रखना है डिफरेंस। Next we have Boolean types. It is predefined enumeration type and has the following definition. टाइप बुलियन इज़ फॉल्स ट्रू। बुलियंस के अंदर हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होती है। इट इज़ यूज लॉजिकल एलिमेंट स्टेटमेंट्स। इसके अंदर लॉजिकल स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस तरह की इसके अंदर बुलियन टाइप्स के अंदर ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट एरे की बात की जाए, एरे आडा ऑल्सो सपोर्ट्स द एरे। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट MCQs है। डैश ऑल्सो सपोर्ट्स एरे, पॉइंटर, एरेज और 3-4 आपके पास और ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उसमें से एरे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आडा नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है कि हमने C लैंग्वेज पढ़ी, C# पढ़ी या C++ जो भी पढ़ी, उसमें हमने देखे ये चीज़ देखिए कि एरे जो है वो हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन आडा के अंदर ऐसा नहीं है। आडा के अंदर एक ये मेन एरे का डिफरेंस है कि एरे जो है
आडा के अंदर 0 से उसका इंडेक्स स्टार्ट नहीं होता बल्कि 1 से स्टार्ट होता है। जो भी इंडेक्स हमारा स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 to 100 या 1 to 10 जो भी वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। हमने पढ़ा है C++ के अंदर कि हमारा इंडेक्स जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। देखें जैसे यहाँ पर ये इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं हमारी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है 7 2 4 3 4, ये हमारे पास एक इंडेक्स वैल्यू है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4, ये 0 से मेरे पास ये वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आडा की बात करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि 1 2 3 अप टू सोन, जिस तरह भी आपकी बन रही हैं वैसे आपने बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी आपने याद रखनी है कि आडा के अंदर एरे इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता बल्कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेटेड रिकॉर्ड है इसका, ये आपने देख लेना, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेटमेंट फॉर्म्स असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट वेरिएबल्स जो हैं वो साइन किस तरह किए जाते हैं हमने ये याद रखना है। ये आपके पास दो इस तरह से कॉलन वैल्यूज़ और इक्वल टू का एक्सप्रेशन, ये इस तरह से इसको साइन की जाती हैं वैल्यूज़। सी के अंदर हम इक्वल का स्टेट असाइनमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ कंडीशन और एल्स इफ़ आपका अगला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ़ स्टेटमेंट देन कंडीशन, देन इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। वो किस तरह से यूज़ की जाती हैं ये उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है। Next we have case statement. Case statement like a switch statement in C, but as compared to C it suffer and more structured. इसको जो case sensitive है वो हमारी switch statement की तरह होती है और इसका ये आपने बता देना है कि इसका कोड जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। ये यहाँ पर इसका पीस ऑफ कोड थोड़ा सा बताया हुआ है। नेक्स्ट लूपिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन आडा। आडा के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। कौन कौन सी? सिंपलर लूप, अनकंडीशनल जिसको हम कह सकते हैं अनकंडीशनल, एंड इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट हमारे पास वाइल लूप एंड देन फॉर लूप। ये 3 जो हैं ये लूप्स हमारी आडा के अंदर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ब्लॉक स्टेटमेंट इन आडा इज़ वेरी सिमिलर ऑफ टू अ ब्लॉक इन सी। सी के अंदर जो ब्लॉक स्टेटमेंट यूज़ की जाती है वो आडा के अंदर बिल्कुल वैसी ही सिमिलर है, उससे मिलती जुलती है। सब प्रोग्रामिंग्स क्या है इन आडा? देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स। आडा के अंदर 2 सब प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं, एक प्रोसीजर एंड दूसरा हमारे पास है फंक्शन। प्रोसीजर एंड फंक्शन, ये 2 सब प्रोग्राम्स आडा के अंदर यूज़ होते हैं। पैकेजेस अब क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर इनकैप्सुलेशन इन आडा इज़ कॉल्ड पैकेजेस। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर यूज़ होता है इनकैप्सुलेशन के लिए आडा के अंदर उसको हम पैकेजेस बोलते हैं। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। डैश इज़ primary structures used for encapsulation in ADA is called dash, that is packages. Packages are used in group data and sub programs. ये डाटा को ग्रुप यूज़ किया जाता है, पैकेजेस को ग्रुप करने के लिए डाटा को, एंड सब ग्रुप्स को ऐड करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें पैकेज स्पेसिफिकेशन आता है एंड पैकेज बॉडी आती है, ठीक है। ये आपने इसके 2 पार्ट्स याद रखने हैं कि कौन से होते हैं। आडा सेपरेट द 2 कॉन्सेप्ट्स। आडा 2 कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट करता है। एक पैकेजेस आर यूज फॉर इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टैग टाइप्स आर यूज टू डिफाइन एक्सटेंसिबल टाइप्स। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास टैग टाइप आ गया। टैग टाइप इज़ लाइक अ रिकॉर्ड, डैश इज़ लाइक अ रिकॉर्ड। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होंगे एरे और मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, गिवन होंगे, तो उसमें से जो टैग है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। टैग इज़ लाइक अ रिकॉर्ड विच कैन बी यूज टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे टाइप पर्सन इज़ अ टैग्ड रिकॉर्ड। अब जो यहाँ पर पर्सन है ये हमारे पास एक टैग्ड रिकॉर्ड है। अब आप देखें कि इसके अंदर जो हम स्टोर करवा सकते हैं नेम, किसी भी का भी जो भी हमने यहाँ पर पर्सन लिया है उसका हम नेम और एज, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। टाइप पर्सन इज़ टैग्ड रिकॉर्ड, जो कि हमने यहाँ पर पर्सन को एज अ रिकॉर्ड लिया है, इसके अंदर हम उसके नेम और एज दोनों चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जेनरिक्स आर लाइक अ टेम्पलेट्स इन C++ एंड फॉलो द पैरामीटराइज्ड एंड सब प्रोग्राम्स एंड पैकेजेस। जेनरिक जो है वो यहाँ पर एक टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जाता है C++ के। concurrency, next other features. ADA is a huge language. Main objective of ADA design to cooperate that contemporary softwares. ये आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 18 से 21 स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें मैं जस्ट आपको 18 लेक्चर करवाऊंगी जो कि लिस्प लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और फिर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिगम एंड लिस्प दैट सपोर्ट्स द encourage programming in functional styles. Lisp is a representative language of the style programming. Style programming के अंदर जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Lisp stands for list process. लिस्ट प्रोसेस के लिए इसको यूज़ किया है। इन्वेंटेड बाय जॉन, ये मैंने सारी बातें हमने पीछे पढ़ी हैं, जहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ा था लिस्ट का, वहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि इसको कब और किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। टू मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स, इसके 2 पॉपुलर वर्जन्स कौन कौन से, ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि लिस्ट के 2 इंपॉर्टेंट वर्जन्स में से स्कीम एंड कॉमन लिस्ट, ये 2 इसके इंपॉर्टेंट वर्जन है। इन वर्जन्स का नाम आपने याद रखना है। वैलिड ऑब्जेक्ट्स, अ लिस्ट प्रोग्राम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर 2 टाइप्स के एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है एटम एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है, लिस्ट होता है। एटम अब क्या होता है, एटम इंक्लूड द नंबर, सिंबल, स्ट्रिंग्स, ये तमाम चीज़ें एटम्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लिस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। लिस्ट जो है ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। एंड लिस्ट बाउंडेड बाय एंड, ये इसको हम एंड के साथ बाउंड करते हैं। फंक्शन कॉल हम किस तरह से करते हैं ये आपने थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेना है। बाकी इसमें से यही आपने याद रखने वाली चीज़ यही थी कि इसके 2 पॉपुलर वर्जन्स कौन से हैं, वो आपने याद रखने हैं, स्कीम एंड कॉमन लिस्ट, ये 2 इसके वर्जन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो ये था कि लिस्ट प्रोग्राम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कौन कौन से, एटम और लिस्ट। एटम का क्या फंक्शन है और लिस्ट का क्या फंक्शन है, ये आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखें, इसमें एवोल्यूशन ऑफ एन एटम, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रिंग एटम एवोल्यूट, सिम्बॉलिक सिम्बल्स एवोल्यूशंस देयर वैल्यूज़ एंड टी फॉर द वैल्यूज़ ऑफ टी एंड नील आर दैमसेल्व्स, ये 3 इसकी एवोल्यूशंस आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट की कैसे एवोल्यूट किया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास इस तरह से स्टेटमेंट आती है तो आपने देखिए सबसे पहले इसमें से ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट जो है ये आपने सॉल्व करना है। ब्रैकेट में देखिए पैरेंथेसिस के अंदर 1, 3, 5, ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। इन सब को उसने क्या कहा है, फंक्शन आप देखें क्या है कि इसको प्लस करना है यानी ऐड करना है। तो आप इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड अप करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें आप इस 4 को ऐड करवाएंगे। ये आपने इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें आपने देन 4 को ऐड करवाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने फंक्शन देखना है, आपका फंक्शन क्या, अगर प्लस का है तो आपने प्लस करना है इनको, अगर माइनस का है तो आपने माइनस करना है इसको, अगर यहाँ पर डिवीजन का सिंबल है तो आपने इसको डिवाइड करना है। जिस तरह का भी आपके पास फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने आगे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए सेट क्यू, सेट एफ, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये यूज़ की जाती हैं असाइन अ वैल्यू टू द सिंबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये वाला ये सेट क्यू मल्टीप्लाई 30, ये आपके पास एक वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी गई है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको MCQs नहीं सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको ऐसे ही एज इट इज़ स्टेटमेंट दे दी जाती है और यहाँ पर आपके पास सेट क्यू, उसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी जाती है, x या y z कुछ भी दे दिया जाता है और वैल्यू कुछ भी असाइन नहीं की होती। और यहाँ पर आपको फंक्शन भी गिवन होता है कि आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास अब वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स डैट कि आपका जो है वो स्टेटमेंट या कोड जो है वो एरर दे रहा है कि आपने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। ये चीज़ मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। राइट आउटपुट, अब यहाँ पर आपको आउटपुट मांगी गई है। ये वही बात है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये आपको फंक्शन गिवन है, ये तमाम वैल्यूज़ इसकी गिवन है। अगर तो देखिए इनके अंदर स्पेस होगी तो फिर आपने क्या करना है, इनको 1 कंसीडर करना है, इसको 7 कंसीडर करना है, इसको 2 कंसीडर करना है। लेकिन अगर स्पेस नहीं है, इस तरह इकट्ठा लिखा हुआ, तो मीन्स डैट कि ये 172 वर्ड है। 172 के अंदर हमने इस 4 को ऐड करवाना है तो आपके पास 176 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये है सेट प्लस स्क्वायर रूट 9। तो मेरे पास जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे 9 गिवन है, वहाँ पर 9 गिवन नहीं था, बल्कि यहाँ पर जस्ट उन्होंने x लिखा हुआ था, यूँ x लिखा हुआ था, सेट स्क्वायर रूट x। तो अब देखिए ये ऐसे वैल्यू गिवन है कि मेरे पास ये साइन था स्क्वायर रूट और x।
अब देखें यहाँ पर कोई भी x को वैल्यू असाइन ही नहीं की गई। जब x को कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की गई तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पहले मैं वैल्यू असाइन करूँगी। उसने कहा कि आपने इसको 10 वैल्यूज़ x को असाइन करनी है और फिर उसको सॉल्व करते जाना है। तो मैंने 10 वैल्यूज़ इसको असाइन की। पहले मैंने इसको 9 असाइन किया तो आपके पास आ गया आंसर 3। अब इसने साथ एक और बात भी कही है कि यहाँ पर इसने प्लस जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करना है 0.6 के साथ। तो यहाँ पर हमने 9 का अंडर रूट लिया तो हमने इसको प्लस करवा दिया 0.6 के साथ, तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 3.6। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें जस्ट आपने वैल्यू असाइन करनी थी स्क्वायर रूट के लिए, यानी x की वैल्यू असाइन की। यहाँ पर मेरे पास 9 आ जाएगा तो 9 का मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने बस इतना पेपर में मेरे आया था जो कि मैंने इस तरह सॉल्व करना था। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आगे नेक्स्ट वैल्यू भी है और उसको ऐड करवाना है तो आपने स्क्वायर रूट लेने के बाद यानी इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू या डिजिट दिया गया है उसको प्लस भी करवाना है। ठीक है, तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें कि ये सब यहाँ पर सिंबल देखें डिवीजन का है। डिवीजन का सिंबल है मीन्स डैट कि आपने 3.05 को डिवाइड करना है। 3 डिवाइडेड बाय 0.5, हमने 0.5 के साथ इस 3 को डिवाइड किया तो आंसर आपके पास 6.0 आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स इंक्लूड इन आडा। आडा के अंदर कौन से फीचर्स इंक्लूड किए गए ये मैंने पीछे आपको बताया था, ये आपने याद रख लेने हैं। उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ आडा, आडा के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं ये भी आपने याद रखना है। ये वाला साइन जो है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए आडा के अंदर ये वाला साइन यूज़ किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो लास्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, लिस्ट सिलेक्टर्स। लिस्ट सिलेक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास फर्स्ट एंड दूसरा हमारे पास होता है रेस्ट। फर्स्ट को हम कार भी बोलते हैं और सेकंड को हम CDR, ये वाला वर्ड भी इसके लिए रेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब फर्स्ट का फंक्शन क्या होता है, किस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है? फर्स्ट टेक्स टू एज एन आर्गूमेंट, फर्स्ट टेक्स अ लिस्ट एज एन आर्गूमेंट, लिस्ट को एक आर्गूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है। एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट, और उस लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है वो रिटर्न कर देता है। ये हमारे पास फर्स्ट का काम होता है। लेकिन जो रेस्ट होता है ये क्या करता है? टेक अ लिस्ट एज एन आर्गूमेंट, लिस्ट को एज एन आर्गूमेंट लेता है एंड रिटर्न क्या करता है? न्यू लिस्ट, नई लिस्ट रिटर्न करता है आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट। उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको रिमूव करके उसको रिटर्न कर देता है। ये आपने इसके याद रख लेना है, फर्स्ट और रेस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ थी जो बताने वाली थी। अभी ये नेक्स्ट देख लें, ये लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड देन हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए व्हाट इज़ द एरर इन इट। अब इस आपके पास ये एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या एरर है? देखिए मैंने आपको भी बताया था सेट स्क्वायर रूट एक्स इन लिस्ट्स। अब देखें यहाँ पर x को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। x इज़ अनबाउंडेड बिकॉज दिस सिंबल डज नॉट हैव एनी वैल्यू। इस सिंबल पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कीगी। वी विल हैव टू असाइन अ वैल्यू, हमें इसको वैल्यू असाइन करनी होगी। और वैल्यू असाइन करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं सेट q और सेट f का एंड सेट्स का। ये तीन फंक्शन हम यूज़ करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। हमने सेट q यूज़ किया एंड 3 हमने यहाँ पर असाइन की इसको वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास 3 आ गई है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपने इसका बताना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन इट। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 2 एलिमेंट्स। एटम, एटम के अंदर जो है वो हमारे पास 2 एलिमेंट्स, एटम एंड लिस्ट। 2 एलिमेंट्स होते हैं ना, एटम और लिस्ट। आपने इसमें से बताना है कि हमारे पास कितने, इसमें से लिस्ट कौन सी और एटम्स कौन से हैं। तो याद रखें कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये हमारे पास एटम होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास एटम है। और नेक्स्ट रिमेनिंग जो हमारे पास अंदर पैरेंथेसिस के अंदर होंगे वो हमारे पास लिस्ट होगी। तो ये हमारे पास DE, ये 2 हमारे पास यहाँ पर लिस्ट हैं और ये हमारे पास A जो बाहर है ये आपके पास एटम यूज़ हो रहा है। वैलिड और इनवैलिड्स इन आडा यूजिंग 5। अब आपने बताना है कि इसमें से वैलिड स्टेटमेंट्स कौन सी है और इनवैलिड कौन सी है। देखिए ये A इंटीजर और 1 to 5। मैंने आपको बताया था कि एरेज के अंदर हम जो है वो 1 to 5 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो देखिए ये वही बात यहाँ पर यूज़ की गई है, ये 1 to 5। तो ये आपके पास वैलिड स्टेटमेंट है। और अगर हम C के अंदर इसको असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू A को, तो हम इसको किस तरह करेंगे? आडा के अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं इस सिंबल के साथ, लेकिन हम C के अंदर इसको किस तरह से करते हैं? वहाँ पर हम डबल इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं आई थिंक, लेकिन यहाँ पर सिंगल यूज़ किया गया। तो ये आपके पास इनवैलिड है और ये आपके पास वैलिड है। व्हाट इज़ द फीचर्स एडिड इन कोबोल। ये फीचर्स कौन कौन से ऐड किए गए कोबोल के अंदर वो आपने देख लेने हैं। फेमस 2 वर्जन्स ऑफ लिस्ट्स। लिस्ट्स के 2 फेमस वर्जन कौन कौन से थे? स्कीमा एंड दूसरा हमारे पास था कॉमन लिस्ट्स। ये 2 इसके वर्जन्स हमने पढ़े थे पीछे, ये आपको आई थिंक सो के याद होंगे। यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई
भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।